हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल ये है कि अभी आप इस स्क्रीन पे एक छोटा सा सर्किट देख रहे होगे, जिसमें एक छोटा सा स्विच है, बैटरी है और एक बल्ब है। सवाल ये है कि स्विच ऑन करते ही किसी सर्किट में वो क्या चीज आ जाती है जिससे एक बल्ब ग्लो करने लग जाता है या लाइट प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो आप बोलोगे सर, स्विच ऑन करते ही सर्किट में करंट आ जाता है। दैट्स राइट, दिस इज द आंसर कि सर्किट में करंट आ गया। लेकिन ये करंट होता क्या है? ये करंट जो है वो बल्ब को ग्लो कैसे करवा देता है? एक्चुअल में करंट काम कैसे करता है सर्किट में? आज यही हमारा टॉपिक है। इसी के बारे में हमने पढ़ना है कि व्हाट एक्चुअली करंट इज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक विच इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक सिंपल सा कंडक्टर। इस कंडक्टर में आप देखो कहीं भी आपको चार्ज दिख रहा है? वैसे चार्ज तो ऐसे दिखता नहीं है। मेरा पूछने का मतलब ये था कि इस कंडक्टर के अंदर जो नेट या टोटल चार्ज है वो है जीरो चार्ज, है ना। चार्ज तो है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एटम्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आपसे ये पूछूं कि इस वायर में जो चार्ज है ना, जो भी चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये बता दो बस। क्या वो फ्लो कर रहा है? वैसे देखा जाए तो अभी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इस कंडक्टर में ऐसी कोई भी पुशिंग फोर्स नहीं है जो चार्ज को पुश करके किसी एक डायरेक्शन में घुमा सके। इसका मतलब इस कंडक्टर में जो चार्ज है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। अगर चार्ज है तो वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो एवरेज उसकी मोशन है दैट कम्स आउट टू बी जीरो। इट मीन चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर हमने इस कंडक्टर में चार्ज को मूव करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? सवाल ये है। बड़ा ही आसान है। आप क्या करो, कंडक्टर के रास्ते में लगा दो एक छोटी सी बैटरी। अब बैटरी क्या करेगी? जैसे ही आपने इसके टर्मिनल्स को कनेक्ट किया, ये देखो इसके टर्मिनल्स को कनेक्ट किया, तो बैटरी विल स्टार्ट पुशिंग द चार्जेस। और चार्ज क्या करेगा? ये गया चार्ज। तो चार्ज पूरे कंडक्टर में घूम के वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही चार्ज ऐसे घूम के वापस आएगा, हम कहेंगे कि तार में क्या आ गया, वायर में क्या आ गया? करंट आ गया। तो समझते हैं कि व्हाट इज करंट। देखो, अब जो मैंने आपको वायर दिखाई थी, आप उसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे इमेजिन करो। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पढ़ा करके, ये देखो। ठीक है, अब इसमें है देखो चार्जेस। ठीक है, ये सिंपल चार्ज है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं। अभी आप ये चीज मत सोचना कि करंट तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, या जो पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है, या जो नेगेटिव चार्ज के कारण होता है। अभी आप कुछ मत सोचो। अभी हम सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो मैं चार्ज का नाम ही बार बार लूंगा, तो कंफ्यूज मत होना बाद में। हालांकि ये कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूंगा। तो क्योंकि इस कंडक्टर में है चार्जेस, तो जैसे ही मैंने बैटरी लगाई तो बैटरी क्या करेगी? चार्जेस को पुश करके इसको एक डेफिनेट डायरेक्शन दे देगी और सारा चार्ज घूमने लग जाएगा। अब जैसे ही चार्ज घूमेगा तो चार्ज इस तरफ जाएगा। अब आप ये वाला साइड देखो, तो जैसे ही बैटरी पुश करेगी तो काफी जो चार्ज होगा वो ऐसे मूव करेगा, है ना। तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाएगा। एक्चुअली इसी को बोलते हैं करंट। करंट का मतलब होता है चार्ज इन मोशन। तो जैसे ही चार्ज मोशन में आया, इसका मतलब तार में करंट आ गया। करंट का मतलब ही यही है कि तार के अंदर चार्ज की कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। तो कैसे डिफाइन करें करंट को? तो करंट इज सिंपली चार्ज पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला, अपॉन टाइम। कितने टाइम में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस कर गया, पास कर गया, दैट इज नोन एज करंट। ठीक है, समझ में आया? ये है इसकी ऑफिशियल सी डेफिनेशन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जब भी चार्ज मूव करेगा, इसका मतलब तार में क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर तो स्टेडी करंट है तो फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज चार्ज एंड टी इज टाइम। और अगर आपने एट इंस्टेंट पे करंट देखना है तो वो होगा डी क्यू अपॉन डी टी। मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा जो चार्ज है वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है,
SI यूनिट फॉर करंट इज कूलम पर सेकेंड, और इसको बोलते हैं एम्पियर, विच इज ए SI बेस यूनिट। तो 1 एम्पियर और 1 A इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड और 1 कूलम अपॉन सेकेंड, मतलब कितने कूलम का चार्ज एक सेकंड में किसी तार के एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर गया, दैट इज नोन एज करंट। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही कंफ्यूजन वाला मुद्दा है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो, करंट दो तरह के करंट होते हैं, एक को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये क्या माजरा है, ये दो तरह के करंट कैसे होती हैं? देखो, आप ये सोच रहे होगे कि ये तो हमने सुना है कि दो तरह के करंट होते हैं, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये और दो तरह के करंट कहां से आ गए? कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, और डायरेक्शन उल्टी पुल्टी है, ये क्या चक्कर है? देखो मैं समझाता हूँ ये चक्कर क्या है। 19वीं सेंचुरी में जब करंट की खोज हो चुकी थी, तो साइंटिस्ट जो थे उनको ये लगता था कि पॉजिटिव चार्ज ही मूव करके नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, इससे सर्किट कंप्लीट होता है। तो उनके माइंड में ये था कि शायद पॉजिटिव चार्ज मूव करके नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, इसलिए करंट चलता है। लेकिन 1897 में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तब काफी सारे जो भ्रम थे वो टूट गए, और तरह की साइंस आने लगी। उसके बाद जैसे जैसे एटम के बारे में और ज्यादा समझ अच्छी होने लगी, और काफी ज्यादा जब और भी खोजें हुई, जैसे एटम के अंदर हमको न्यूक्लियस मिली, फिर उसी न्यूक्लियस के अंदर हमें प्रोटॉन्स मिले, फिर न्यूट्रॉन्स मिले, और भी बहुत सारी चीजें पता लगी। तो उसके बाद पता लगा कि एक्चुअली जो करंट होता है वो तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब करंट को चलाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पंगा ये पड़ गया कि इतने सालों से साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि करंट तो यार पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, अब बच्चों को ये कैसे कह दें कि भाई ये गलत है, ये सही है कि करंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। अब ये था चक्कर। तो इस पंगे को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, दो तरीके की डायरेक्शन ही रखी। ये दो तरीके की डायरेक्शन बड़ी अच्छी तरीके से काम करती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, एक का नाम उन्होंने रखा कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो परंपरागत तौर से पहले से चला आ रहा हो, मतलब कन्वेंशन। कन्वेंशन ये थी कि साइंटिस्टों को लगता था कि करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन 20th सेंचुरी के साइंटिस्टों ने तो ये प्रूव कर दिया कि एक्चुअली जो करंट होता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। सो करंट की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो उस करंट का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। इससे अब याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक से याद रखो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया? तो दो करंट, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब आप पूछोगे कि सर तार में कौन सा करंट होता है? फिर वही बात, अब कंफ्यूजन नहीं करनी। देखो मैं बताता हूं, ये है, ये मान के चलो आप, ये है कन्वेंशनल करंट सीसी। ठीक है, अब कन्वेंशनल करंट चलता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? ये चलेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक्चुअली होता है क्या है, जैसे किसी वायर के अंदर, ये वायर है, ठीक है, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो अगर इस तरफ मूव कर रहा है, तो कन्वेंशन के तौर पे अगर हम करंट देखें, सिंपल करंट देखें, तो वो इस तरफ जा रहा होगा। हालांकि इस तरफ कुछ भी नहीं जा रहा होगा। आप ये भी कह सकते हो ये रिलेटिव चीज है। अगर किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एटम्स भी हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो देखा जाए तो जो एटम्स हैं वो इस तरफ मूव कर रहे होंगे। अब क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये होते हैं एटम्स, तो जो एटम्स हैं वो जाएंगे इस तरफ। इसका मतलब जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट की तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, स्वयं में यही बात। तो देखो, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। आपको कोई ये पूछे, मैं हम छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं इस चीज को। आपको कोई ये पूछे कि किसी तार में करंट की डायरेक्शन क्या होती है, आप बोलोगे सर कौन सा करंट, कन्वेंशनल या इलेक्ट्रॉनिक? तो वो बोलेगा यार ये बताओ कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो आप बोलोगे सर इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, फिर वो पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप बोलोगे कि सर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल।
फिर वो पूछेंगे इसका मतलब तार के अंदर दो तरह के करंट होते हैं। आप बोलोगे नहीं सर, करंट तो एक ही तरीके का होता है। पॉइंट ये है कि आप किसको देख रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो जो कन्वेंशनल करंट होगा वो राइट की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो तार के अंदर वाले जो एटम्स होंगे वो राइट की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो आप चाहे कन्वेंशन करंट ले लो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक करंट ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे मूव करें। ओके, तो करंट क्या है, स्केलर या वेक्टर? क्या है करंट? देखो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो इस तार में से करंट आ रहा है 3 एम्पियर का और इस तार में से करंट आ रहा है 4 एम्पियर का, है ना। अब क्योंकि करंट की आपने अभी देखा कि करंट की डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन मींस वो वेक्टर होना चाहिए। अगर वो वेक्टर होना चाहिए तो अगर ये 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो आपको क्या लगता है वेक्टर के हिसाब से यहाँ पे कितना करंट, टोटल करंट आना चाहिए इस तार में? मतलब इस तार के इस पीस में कितना करंट आना चाहिए? तो 3 और 4 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो 5 होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या बताते हैं कि इस तार में करंट होगा 7 एम्पियर का। ये क्या 7 एम्पियर? तो करंट इसका मतलब स्केलर है और वेक्टर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? यस, यही होता है। समझते हैं कैसे। देखो, किसी भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर होना है तो उसको 3 कंडीशनों की पालना करनी पड़ेगी। उसका होना चाहिए मैग्नीट्यूड, उसकी होनी चाहिए डायरेक्शन और उसको फॉलो करने चाहिए वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अब देखते हैं करंट के लिए कि ये क्या ये तीनों चीजें हैं। क्या करंट का मैग्नीट्यूड होता है? यस होता है, जैसे 3 एम्पियर, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। क्या करंट की डायरेक्शन भी होती है? बिल्कुल होती है, हमने अभी देखा था कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक, दो डायरेक्शन थी। क्या करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करता है? नहीं, एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि करंट वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। ठीक है, अगर एक तार में 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, दूसरी तार में 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो उस तार से जो एक आगे सिंगल तार जाएगी उसमें से 7 एम्पियर का करंट जाएगा। तो इससे में क्या पता लगा? इससे में ये पता लगा कि एक्चुअली करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है because despite having the direction and magnitude it does not follow the rules of vector addition। ठीक है, समझ में आया? आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ। देखो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं तो इसको बड़े ध्यान से समझना। तो देखते हैं क्या होता है ईएमएफ। ये मेरे पास एक वायर है, देखो ये मेरे पास एक वायर है, ये मैंने लगा दिया रेजिस्टर। ठीक है, ये मेरे पास है एक ईएमएफ डिवाइस। अगर आपको अभी पता नहीं है क्या होता है तो छोड़ो, पर कोई बात नहीं है ना। अब अभी आप ये सोच के चलो कि होता है कुछ ईएमएफ डिवाइस। अब होगा क्या, बैटरी, वैसे ये बैटरी है सिंपल एक बैटरी, ऐसे 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 समझ लो सेल लगा हुआ है एक। तो जैसे ही सर्किट चलेगा तो बैटरी पुश करेगी चार्जेस को, तो चार्ज, ये गया चार्ज, पहुंच गया इधर, है ना। चार्ज ऐसे गया था ना, ये इधर पूरा सर्किट का चक्कर काट के इधर आ गया। अब देखो, जब ये काफी समय तक चलता रहेगा तो यहां से बहुत सारे चार्जेस, है ना, यहां से बहुत सारे चार्जेस चक्कर काट के यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ वाले चार्जेस को इधर भी तो आना है ना, मतलब यहाँ वाले चार्जेस को यहाँ पे भी तो आना है, यहाँ पे कौन लेके आएगा? तो ईएमएफ डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अपनी पावर के थ्रू बहुत सारे चार्जेस को जो कि नेगेटिव टर्मिनल पे इकट्ठे हुए होते हैं उनको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ले आती है ताकि उनको आगे भेजा जा सके। ठीक है, अब हवा में तो आएंगे नहीं, अंदर से ही आएंगे ना, तो बैटरी के अंदर से चार्जेस आते हैं। अब ये समझो कि ये जो नेगेटिव है इसको बोलते हैं एलपी, मतलब लो पोटेंशियल, और ये जो पॉजिटिव है इसको बोलते हैं एचपी, मतलब हाई पोटेंशियल। अब बैटरी को क्या करना पड़ता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ किसी चार्ज को लेके आना होता है, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाना है। आप ऐसा समझ लो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाना है, अपने आप तो जाएगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, काम, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्या होता है ईएमएफ? तो ईएमएफ इज सिंपली, क्या होता है ईएमएफ? वर्क डन अपॉन चार्ज, इसको बोलते हैं ईएमएफ। ये देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम
लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इज नोन एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, समझ में आया? ये देखो, ये होती है इसकी डेफिनेशन। EMF ऑफ एन EMF डिवाइस इज द वर्क डन per unit charge या work per unit charge that the device does in moving the charge from low potential terminal to high potential terminal। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर आपसे ये पूछे भाई यार ये EMF डिवाइस करता क्या है, तो आप ये बोलोगे कि EMF, कोई भी EMF डिवाइस है दुनिया का, वो क्या करेगा, चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाएगा ताकि चार्ज पूरे सर्किट में मूव कर सके। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, समझ में आया? SI यूनिट फॉर EMF इज जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, कितना काम करना पड़ा, कितने कूलम के चार्ज को, है ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लाने के लिए, तो दैट इज नोन एज EMF। ये एक तरह की पावर होती है बैटरी की। ठीक है, कि कितना वर्क डन वो कर सकती है। चलो नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द EMF ऑफ ए सोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। कैसे? देखो कुछ नहीं समझ में आया है ना, ऐसे समझते हैं। मान लो ये बैटरी जो है वो एक आइडल बैटरी है। आइडल बैटरी का मतलब है जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं होती इसकी। ठीक है, हालांकि ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी आइडल कंडीशंस में हम आइडल बैटरी ही लेते हैं। अब मान लो इस बैटरी की जो EMF है वो है 12 वोल्ट, है ना। अब क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का मतलब ये है ये सर्किट देखो अटैच नहीं है, तो जो सर्किट है वो चलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी हुई है। तो इसके जो टर्मिनल्स हैं, ये वाले टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इनमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि ओपन सर्किट में व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, जो EMF होती है बैटरी की वो ही पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होती है। मतलब अगर EMF इस बैटरी का 12 वोल्ट है तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में पोटेंशियल डिफरेंस भी 12 वोल्ट का ही होगा। ठीक है, समझ में आया? ये सिर्फ ओपन सर्किट में होता है। अगर सर्किट किसी तरीके से क्लोज हो जाए तो ये चीज 12 से थोड़ी कम हो जाएगी। खैर आगे जाके देखेंगे, अभी आप इतना दिमाग पे वजन मत डालो। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, ओपन सर्किट में अगर EMF की वैल्यू कुछ भी है तो वो EMF पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होगी। ठीक है, समझ में आया? ओके।